डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले तो आप लोग इतने कम समय, जैसा कि आप लोग नोटिस के बारे में भी सुने होंगे कि फरवरी में इसका एग्ज़ाम होना है, और इतने कम समय में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे ये आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी होगी। और इसके लिए आप लोग सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं सबसे पहले उस पेपर को ऑब्ज़र्व करिए हर सब्जेक्ट का, और उसके बाद से उसी के आधार पे अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि अथाह समुद्र होता है, जैसे जीके जीएस, और इस जीके जीएस वाले पार्ट में इसका ओर छोर का पता नहीं रहता है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको देखेंगे, तो उससे एक अंदाज़ा मिलेगा कि विगत परीक्षाओं में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उसी को बेस बना करके थोड़ा सा उससे लेवल बढ़ाते हुए या उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए आप अपनी तैयारी को सफल बनाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसका आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जीके जीएस वाला पार्ट मैं आप लोगों को व्याख्या के साथ सॉल्व कराने जा रहा हूं। इससे आप लोगों को अच्छी तरीके से अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस किस टाइप के प्रश्न आने की संभावना बनती है। आप लोग करते क्या हैं कि तुरंत आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट वगैरह उठाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से शुरुआती दौर में प्रैक्टिस सेट एक तरीके से आप लोगों को केवल और केवल डिस्टर्ब करता है। क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि काफ़ी दुर्लभ टाइप के होते हैं, और उस दुर्लभ टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को डिस्टर्बेंस के अलावा और कुछ नहीं देता है। तो बेस सबसे पहले विगत परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पर अपनी तैयारी को मूर्त रूप प्रदान करना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और ये जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, ये सामान्य ज्ञान का पेपर जो है ये यूपीपी का आपका 2018 में जो वैकेंसी आई थी, यूपीपी 2018, और इसी यूपीपी के 2018 का जो प्रथम पाली का पेपर था, और ये प्रथम पाली का पेपर हुआ था आपका 27 जनवरी 2019 को। और इसी 2018 वैकेंसी का जो प्रथम पाली का पेपर 27 जनवरी 2019 को हुआ था, जिसमें जीके जीएस के प्रश्नों की संख्या का स्टैंडर्ड क्या था, और प्रश्नों की संख्या तो 38 थी, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या था ये देख लीजिए। और इसी के आधार पर इतिहास, भूगोल, संविधान, स्टैटिक जीके टाइप के भी इसमें कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इन सारी चीज़ों की तैयारी आप करिए। अब क्वेश्चन आता है पहला कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया। तो मुगल सम्राट, और ये सारी चीज़ें मैं व्याख्या के साथ करूँगा, और इस व्याख्या में हो सकता है कि आपके परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ दे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया। तो जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में किया था, और इसके साथ कश्मीर में इसने शालीमार बाग के साथ साथ आपका निशात बाग का भी कश्मीर में निर्माण कराया था। तो इस तरीके से आपका ये मुगल सम्राट जहांगीर जो है कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण करवाया, और इसी बाग को श्रीनगर के ताज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक भारतीय सांस्कृतिक संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुणे, और इसी पुणे में आपका सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और इस महोत्सव की जो शुरुआत की गई थी वो 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जितने भी हम पॉइंट्स आपको बताते जा रहे हैं ये आप लोग कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करते जाइएगा। तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 में की गई थी। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद बैंक। इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद बैंक। और इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे
पुराना सार्वजनिक बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना की गई थी 1865 ईस्वी में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष तो मान लीजिए कि जो 2018 में थे वो आपके मल्लिकार्जुन राव थे। और अभी हाल फिलहाल में इसी इलाहाबाद बैंक का मर्जिंग किया गया है। मर्जिंग का मतलब विलय किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया। तो इसका विलय जो है इंडियन बैंक में किया जा चुका है। और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण थी, उन्हीं निर्मला सीतारमण के द्वारा कुछ बैंकों का विलयीकरण किया गया और इसी विलयीकरण के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती। वैदिक सभ्यता जो है वो किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये जो आपका जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आपका IMF को शामिल किया गया। IMF, और इसी IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका मुख्यालय भी पूछने की संभावना बनती है और कई परीक्षाओं में पूछ भी चुका है। और इसके संबंध में इसका जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन DC है। और UNO के जितने भी मुख्यालय है वो सभी मुख्यालयों का ट्रिक हमने आप लोगों को अपने ही गिरी सर क्लासेस के वीडियो में प्रोवाइड कराया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग आसानी से UNO के अस्थायी संगठन के मुख्यालय का ट्रिक वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। और इसी चेन्नई के द्वारा आपकी पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन, जिसका नाम क्या था? ट्रेन 18। और इसी ट्रेन 18 का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो इसी ट्रेन का नाम बदल करके आपका वंदे भारत कर दिया गया है। और यह जो ट्रेन है ये भारत में डिज़ाइन और निर्मित होने वाली इस तरीके की पहली हाई स्पीड ट्रेन के रूप में जानी जाती है, जो कहाँ विकसित की गई थी? चेन्नई। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, रूस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि रूस जो है वो भारत का क्या है? सबसे ज़्यादा हितैषी देश है। और इसी रूस के सहयोग से आपका गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के पास स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A, हैदराबाद। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है ये पेट्रागुंटा, जगह का नाम है पेट्रागुंटा, और इसी पेट्रागुंटा हैदराबाद में स्थित है। तो इसी पेट्रागुंटा हैदराबाद में यह स्थित है। और हैदराबाद जो है वो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपका किया गया था 15 सितंबर 1948। 15 सितंबर 1948 को इस सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का स्थापना किया गया था। अब आते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन पे। और 9वां क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। और उसी जम्मू कश्मीर को भंग करने के पश्चात आपका 104वां संविधान संशोधन किया गया। और इसी 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत आपका जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है और महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B, बायां निलय।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बायां निलय। और महाधमनी के शीर्ष पर बायां निलय पर शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो गैल्वेनाइजेशन जो है स्टील या लोहे की एक सुरक्षात्मक कोटिंग या लेप लगाने की एक प्रक्रिया होती है, और यह प्रक्रिया के अंतर्गत लोहे या स्टील को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक परत लगाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, जस्ता। बी, जस्ता। अगला क्वेश्चन कि C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 12 पंचभुज और 20 खटभुज। और ये जो C60 अणु को बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, C16 अणु को किस नाम से जाना जाता है? बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है। और 1985 में हेरोल्ड क्रेटो, जेम्स हीथ, सीन ओ, ब्रायन रॉबर्ट कर्ल, रिचर्ड स्माले अणु की इनके द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट जो है ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिसमें 80 से लेकर के 95% कार्बन होता है। जबकि आपका ये जो पिटमय कोयला है, इस पिटमय कोयला में लगभग 25 से 30% ही कार्बन पाया जाता है। और लिग्नाइट जो है इसमें आपका 28 से लेकर के 30% तक आपका कार्बन पाया जाता है। तो सबसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है जिसमें कि 80 से लेकर के 95% कार्बन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कि को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलीप्रोपोलीन। पॉलीप्रोपोलीन। और ये जो पॉलीप्रोपोलीन है इसको छोड़ करके सभी में संघनन बहुलक पाया जाता है। और यह प्रोपेन जो है एक सख्त और क्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 15वां कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला का संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। और इसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में न्यूयॉर्क में इसको एक कार्यालय बनाया गया और वहीं का ब्रांड एम्बेसडर संजीव खोसला को नियुक्त किया गया था। और 1 सितंबर 2013 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ, जो 3 सालों के लिए स्थायित्व प्रदान किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और अगला 16वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए थोड़ा सा कम है, और महिलाओं के लिए जो है वो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 17वां क्वेश्चन कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम नाईक। और ये जो राम नाईक थे 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। और इनका जो क्रम था वो क्रम कौन सा था? तो उनका क्रम 24वां था। और उसके साथ साथ राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अब इसी राज्यपाल पे एक क्वेश्चन कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था। तो आज़ादी के बाद पहला जो यूपी का राज्यपाल बनी थी वो सरोजनी नायडू। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहली महिला राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका मुरादाबाद। और इसी मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। और यह मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है आपका रामगंगा नदी तट के किनारे स्थित है। और यहाँ पर पीतल से बने बर्तनों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन कि 1658
में बुरहानपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह। और यही बहादुर शाह का जो युद्ध था ये 1658 ईस्वी में हुआ था, फरवरी 1658, और मुग़ल बादशाह शाहजहां का बेटा के बीच आपका यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन 20वां कि फिरोज़ाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोज़ाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय के लिए आपका कांच की चूड़ियाँ का निर्माण किया जा रहा है, और इसी वजह से फिरोज़ाबाद को चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी फिरोज़ाबाद को दूसरा नाम जो है आपका सुहाग नगरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये उपनाम वगैरह भी यूपी स्पेशल में देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल से भी आपके परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? अब ये आपका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बनारस घराना। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बनारस घराना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ये भी आपका यूपी स्पेशल है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बनारस। अगला क्वेश्चन कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कहाँ की राजधानी थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कोसल। और ये जो आपका हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जो महाकाव्य रामायण है, इस रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि कोसल की राजधानी हुआ करती थी, और प्राचीन भारत जो था वो 16 महाजनपदों में शामिल था। अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता? किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। और इसी अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है, और एकमात्र अर्थशास्त्री हैं जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब भारत रत्न पे भी आप लोग पूरा स्टैटिक जीके तैयार रख लीजिएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई, पहला मरणोपरांत किसे दिया गया। हालांकि ये सारे वीडियो मैं आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर के रूप में प्रोवाइड भी कराऊंगा, तो भारत रत्न का जितना भी स्टैटिक जीके है वो पूरा तैयार कर लीजिएगा। शुरुआत कब हुई, क्या दिया जाता है, और उसके बाद से जो पीपल के पत्ते के ताम्रपत्र को प्रदान किया जाता है भारत रत्न में, उसमें पृष्ठ भाग पर किसका चित्र बना होता है, अग्र भाग पे किसका चित्र बना होता है, मरणोपरांत किसे दिया गया, विदेशी कौन था जिसे प्रदान किया गया, पहली महिला कौन थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में यूपीपी में आने की संभावना बन जाती है। 24वां क्वेश्चन कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। और MC मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल है, जो कि 2013 में अमिताभ बच्चन ने इसको क्या किया था, इसका अनावरण किया था। अगला क्वेश्चन, और यही MC मैरी कॉम जो हैं 2018 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, जो कि मणिपुर राज्य की निवासी हैं। अगला क्वेश्चन, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बाहुबली 2 द कंक्लूजन। बाहुबली 2 द कंक्लूजन। और इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता गया, और इस फिल्म 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रीदेवी की जो मॉम फिल्म थी उसकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी नामित किया गया था। और ये जो श्रीदेवी की जो फिल्म थी ये आपका उनकी 300वीं फिल्म थी, और इसी के बाद श्रीदेवी की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन 26वां कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहोस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस अर्थशास्त्र वाला जो है, अर्थशास्त्र नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार पर भी आपका जो
23 में नोबेल पुरस्कार जिसको जिसको दिया गया है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपका ये 10 दिसंबर को प्रदान किया गया और हालांकि इसका अनाउंस जो है और पहले किया जा चुका है। तो नोबेल पुरस्कार में जो सिंगल पर्सन हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी करने वाला है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, फिशिंग। इसका आंसर क्या होगा? डी, फिशिंग। और इसी फिशिंग के माध्यम से आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी से संबंधित यह अधिनियम है। अगला क्वेश्चन कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर नामक जगह पर इसे एक प्राकृतिक जलप्रपात के रूप में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 29वां कि वेनेजुएला की राजधानी है। तो वेनेजुएला की राजधानी जो है वो कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। इसका आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। और भारत में थोरियम का जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार की खोज 1828 में स्वीडन के एक रसायन विज्ञानी हुआ करते थे जोन्स जैकब बल्जेसियस, और इन्हीं के द्वारा इस थोरियम की खोज की गई थी। और उसके बाद से केरल, झारखंड, तमिलनाडु और बिहार, राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का जो नाम है वो है आपका तस्मानिया। वो आपका आंसर हो जाएगा तस्मानिया। और यही तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य के रूप में शामिल है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नासिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नवसारी। और ये जो नवसारी है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। शब्द क्या है? स्थित नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो नासिक भी आपका गोदावरी, नांदेड़ भी और निजामाबाद, ये तीनों जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर हैं, जबकि नवसारी स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 33वां कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बना? तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत का जो राष्ट्रपति बना था वो थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। और ये जो राष्ट्रपति से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है तो इसके लिए हमने आप लोगों को ट्रिक भी प्रोवाइड कराया है। और ट्रिक क्या है? राज, राधा, जा, गिरी, अली, नील। नील का मतलब नीलम संजीव रेड्डी, अली, नील, ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब हो गया ज्ञानी जैल सिंह। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इस टाइप का ट्रिक भी याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार। और इसी चंद्रगुप्त के पुत्र जो था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार के बाद से आपका इसका पुत्र जो है वो अशोक गद्दी पर बैठा था। 35वां क्वेश्चन कि मेखला चादर यह एक राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। और ये जो मेखला चादर है ये कहाँ के राज्यों द्वारा पहना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका असम। 36वां क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश। और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने वाले ये एकमात्र व्यक्ति हैं। और जब बांग्लादेश 1971 में आपका पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ था, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जब 71 में अलग हुआ था तो इसी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही यह गीत लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। अगला क्वेश्चन कि वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, मतलब किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लाल बहादुर शास्त्री। और इसी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा वर्गीज कुरियन को एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? अब देखिए यहाँ पे भाग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो 22 भाग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसी 22 भाग के मूल भागों में ही 3 भाग को जोड़ा गया, और इसका आंसर जब 3 भाग को जोड़ा गया तो काउंटिंग के हिसाब से भागों की संख्या कितनी पहुंच गई? 25। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी 22 नहीं दिया है, तो 22 और 25 में जो भी रहेगा आप उसको आंसर मार दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये 27 जनवरी 2019 को जो यूपीपी का पेपर हुआ था प्रथम पाली का, इसको मैंने सॉल्व करा दिया। और इसके साथ साथ और भी इसी टाइप के क्वेश्चन जो आने की संभावना बनती है वो आपको क्रैश कोर्स के रूप में व्याख्या के साथ हम आप लोगों को सॉल्व कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।